हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। केमिकल बॉन्डिंग चल रही थी जिसकी एक्सरसाइज के पहले 10 क्वेश्चंस का मैंने आंसर आपको फर्स्ट वीडियो में दे दिया था, फर्स्ट लेक्चर में दे दिया था। अब मैं 11 से लेकर के स्टार्ट करता हूं। प्रयास करूंगा कि 20 तक ले चलूं। ज़्यादा हो पाएंगे तो ज़्यादा और कम हो पाएंगे तो कम पर छोड़ूंगा। 11वां क्वेश्चन है आपका CO3 डबल माइनस के संदर्भ में अनुनाद की व्याख्या करूँ। तो देखो जरा, हम कहेंगे CO3 डबल माइनस में अनुनाद होता है और इसकी 3 अनुनादी संरचनाएं होती हैं। हमें कैसे पता कि अनुनादी संरचनाएं होती हैं? मैंने आपको एक स्टेप दिया था, ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी। अगर ए पर माइनस है, ये सिंगल बॉन्ड बी से जुड़ा है और ये डबल बॉन्ड सी से जुड़ा है, तो इसमें अनुनादी निश्चित होगा और ऐसी अनुनादी संरचनाएं बन जाती हैं। इसका अनुनाद होगा ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी माइनस। इस टाइप का रूल बताया था। इसका बहुत विस्तृत अध्ययन करना है तो मैंने रेजोनेंस की 5 वीडियो आपको पहले से ही दे दिए हैं कि कहाँ रेजोनेंस होगा, कैसे होगा, कौन स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा, रेजोनेंस एनर्जी क्या है। केमिस्ट्री माइंड सर्च करके आप देख सकते हो, ठीक है ना। रेजोनेंस का पर्सनल वीडियो मैंने बनाई थी। तो अब देखो, इसके अनुसार अगर ये O माइनस है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस है। अगर हम इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें, तो क्या इसमें रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा। ऐसे करके रेजोनेंस हो जाएगा ऐसे। और अगली संरचना क्या बन जाएगी तुम्हारी, देखना, O डबल बॉन्ड C और ये सिंगल बॉन्ड O माइनस, इधर माइनस आ जाएगा और ये माइनस, ठीक है ना। अच्छा, अब अगली संरचना कैसी हो सकती है? यही रेजोनेंस ऐसा भी हो सकता है, ऐसा और ऐसा हो सकता है। तो ये तीसरी संरचना इसकी ये बन जाएगी, C सिंगल बॉन्ड O माइनस और ये डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड O माइनस। इस टाइप की संरचना बन सकती है। तो इसकी 3 संरचनाएं हो सकती हैं। अच्छा, अब ये कैसे व्याख्या हो कि ये रेजोनेंस संरचनाएं हैं? एक्चुअली क्या होगा कि एक्सपेरिमेंट जब किया, इसको माना हमने A बॉन्ड लंबाई, इसको माना हमने B बॉन्ड लंबाई और इसको माना हमने C बॉन्ड लंबाई। और जब हमने देखा तो इसमें बॉन्ड लेंथ ये बराबर B बराबर C पाई गई। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो इससे इस बात की पुष्टि हुई कि ये सभी संरचनाएं अनुनादी हैं। इसीलिए प्रत्येक C बॉन्ड A, जो इसमें 3 C बॉन्ड A हैं, जो तुम्हारे 3 C बॉन्ड O है, ये तीनों बॉन्डों की लंबाई बराबर निकली। इससे इस बात की पुष्टि हुई कि CO3 डबल माइनस में अनुनाद पाया जाता है और ये तीनों इसकी अनुनादी संरचनाएं हैं। नहीं तो इस बंध की लंबाई अलग होती, इस बंध की लंबाई अलग होती। क्लियर होगा? तो ये व्याख्या इसकी होगी, ठीक है। ओके, अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, क्या दी हुई दोनों संरचनाएं अनुनादी हैं या नहीं। ये देखिए, ये संरचनाएं इसने दी हैं और ये पूछ रहा है कि क्या ये अनुनादी है कि नहीं। तो देखिए, इनको मैं थोड़ा सा बॉन्ड के रूप में दर्शाता हूं। देखना जरा, इस संरचना को बॉन्ड के रूप में दर्शा रहा। ये रहा तुम्हारा फास्फोरस एटम, ये हाइड्रोजन जोड़ा है, ये तुम्हारा ऑक्सीजन जोड़ा है, ये H जोड़ा है, ये ऑक्सीजन जोड़ा है और ये H जोड़ा है और ये नीचे डबल बॉन्ड से O जोड़ा है। देखिए, इसके पास ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऐसी, इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऐसी, इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऐसी, और ये 2 बंध, ये बंध बनाने में दिखा दीजिए ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये इसके बंध बनाने में दिख गए, ये बंध बनाने में दिख गए, जिसमें मैंने गोला लगा दिया, बंध बनाने में है, ठीक। अच्छा, अब इसकी जो अनुनादी संरचना अगली बता रहा है कि क्या ये अनुनादी संरचना है या नहीं है। तो देखो, इसमें देखें, ये फास्फोरस है, ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से O जोड़े हैं, देखो ये है, और फिर सिंगल बॉन्ड से H जोड़े हैं, फिर इधर सिंगल बॉन्ड से O जोड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से H जोड़े हैं, फिर नीचे सिंगल बॉन्ड से O जोड़े हैं, फिर H जोड़े हैं, और इधर एक जोड़ी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखे हैं, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखे हैं, ठीक है। तो ये दोनों संरचनाएं हैं। अगर मैं इसको A मान लूं, इस संरचना को B मान लूं, तो आई कैन टेल, मैं कह सकता हूं कि A एंड B
A and B is not resonating structure. Resonating structure. Resonating structure. Because क्यों? क्योंकि देखना जरा, ए और बी एक दूसरे की अनुनादी संरचनाएं नहीं है, क्योंकि अनुनाद में एटम का ट्रांसफर कहीं नहीं होता। अनुनाद में, क्योंकि अनुनाद में एटम का ट्रांसफर नहीं होता। ट्रांसफर नहीं होता, समझ रहे हो? अनुनाद में एटम का ट्रांसफर नहीं होता। देखिएगा जरा इस संरचना में देखें, ये हाइड्रोजन इधर से निकल करके इधर आ गया, तो इसमें एटम का ट्रांसफर होगा कि ना होगा? और अगर एटम का ट्रांसफर हो गया तो फिर वो संरचना अनुनादी नहीं है, बल्कि अनुनादी संरचना में केवल इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं ये दोनों संरचनाएं अनुनादी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अणु SO3 NO2 NO3 माइनस की अनुनादी संरचनाएं बनाओ। ठीक है ना? तो अनुनादी संरचनाएं बनाती हैं। ये S है, S कितने बंध बनाना चाहता है? 2 बॉन्ड बनाना चाहता है, तो ये ऑक्सीजन से जुड़ गया। ठीक है, अब इसके पास कितने जोड़े इलेक्ट्रॉन? 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन अभी और हैं, तो SO3। ठीक है ना? अब इसने क्या किया कि इसे ये बॉन्ड से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये इधर इसने बॉन्ड बना लिए ऐसे। ठीक है ना? ऐसे। अब इसके पास लोन पेयर एक भी ना बचे, तो ये SO3 की संरचना है। अब मैं देखें जरा, इसमें अगली जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो कैसे बन सकती है? S इधर लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ सकता है, और ये डबल बॉन्ड ऐसे आ सकता है, और ये डबल बॉन्ड ऐसे आ सकता है। ठीक है? अच्छा, इस संरचना को यदि हम ऐसे दिखाएं तो इसके पास 2 जोड़े लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन है। वाई? क्योंकि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और इसने केवल लिए हैं। 1 2 3 4 5 6, तो ये अगली संरचना बन गई। अच्छा, इसके बाद और अगली संरचना बन सकती है कहाँ? एक संरचना इसकी और हो सकती है, वो क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड अभी तुम्हारा, अगर मैं देखूं, इसका नाम दे दूं A, इसका नाम दे दूं B, इसका नाम दे दूं C, तो इधर डबल बॉन्ड अभी तुम्हारा C एटम पर था। ठीक है ना? अब डबल बॉन्ड हमारा कहाँ चला गया? अब डबल बॉन्ड हमारा कहाँ चला गया? E एटम पर आ गया। ये C एटम इधर, ये B एटम। ठीक है ना? लेकिन अगर इसकी संरचना देखें तो अब इस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5 6। इस पर कितने होंगे? 4 होंगे। इस पर कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। इन पर 6 इलेक्ट्रॉन क्यों होंगे? क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है। ठीक है? कोऑर्डिनेट में सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करता है और दूसरा एटम पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है? अब अगली संरचना क्या हो सकती है? देखें, अभी तुम्हारा डबल बॉन्ड ए पर आया, अब अगली बार बी पर आ सकता है, तो एस, ये डबल बॉन्ड ओ, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, तो इसकी 3 रेजोनेंस संरचना हो सकती है, फर्स्ट, सेकंड और ये रही आपकी थर्ड। अच्छा, अब ये तीनों रेजोनेंस संरचनाएं हैं और तीनों जो है इक्वल स्टेबिलिटी को प्राप्त करती हैं, इसलिए इनको तीनों को क्या कह सकते हैं? हम इक्वल रेजोनेंस संरचना कह सकते हैं। इसी टाइप से देखो NO2 का दिखाती है रेजोनेंस। NO2 ये सेंट्रल एटम 3 बंध बना सकता है, 2 बना लिए ऐसे। अच्छा, अभी एक ऑक्सीजन और है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है इधर, और ये इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6, और इसके पास कितने होंगे? 4। ठीक है? अब ये दूसरी संरचना कैसे शो कर सकता है?
ये डबल बॉन्ड इसके साथ बना सकता है ऐसे, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके साथ बना सकता है। तो इसकी दो रेजोनेंस संरचनाएं होंगी, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, अब आई बात NO3 माइनस की। NO3 माइनस की कितनी हो सकती है, इसको भी देख लो। तो देखो पहले इसकी एक संरचना बनाता हूं मैं, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इस टाइप की संरचना बनी। ठीक, अच्छा मैंने बताया था A माइनस, सिंगल बॉन्ड B और डबल बॉन्ड O, ऐसा। तो क्या ये बन जाएगी कि ना बनेगी? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा तो ये ऐसे बनाओगे तो बन जाएगी कि ना बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। या तुम यूं देख लीजिए, इसकी 3 रेजोनेंस संरचनाएं होंगी। इसका नाम मैंने दे दिया, सपोज दैट E एटम, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया C। तो एक बार अभी किस पर ऋण चार्ज है? C पर। अब हम अगवा देते हैं किस पर? A पर। तो ये हो जाएगा O डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O माइनस। और देखो ऐसे A सिंगल बॉन्ड B डबल बॉन्ड C, तो अगर इस पर माइनस है तो रेजोनेंस का यही तरीका है, ऐसा ये ऐसे बन जाता है A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C माइनस। तो इसके अकॉर्डिंग देखो इस पर माइनस आ गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो कैसा हो सकता है, ये ऋण आवेश इधर आ सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके पास पहुंच सकता है। अगला ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड N और इधर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O, और ये आ जाएगा O माइनस। तो इसकी 3 रेजोनेंस संरचनाएं हो जाएंगी आपकी। ठीक है ना। अच्छा अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, निम्न एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके बनी हुई आयंस को लिखो। तो देखो इसमें जो पहला कह रहा है वो कह रहा है K एंड S। ठीक है, K एंड S को, तो K के बाद हमको उसमें 2 8 8 1 और इसमें 2 8 6 होता है। तो देखना इसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ठीक है ना, -1 इलेक्ट्रॉन, या ये ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये बनेगा K पॉजिटिव और 2 8 8, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगी। ठीक है ना, और ये बनेगा S डबल माइनस 2 8 8। ठीक है ना, तो ऐसा कब हो सकता है? इन दोनों को मिलाकर के ये बनेगा 2K पॉजिटिव और S डबल माइनस। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये कहलाएगा तुम्हारा K2S, एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से देखो Ca में, तो Ca के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होती, तो Ca बनेगा डबल प्लस और O बनेगा माइनस। अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो ये कहलाएगा CaO, और ये 2 पॉजिटिव ये 2 माइनस। ठीक है ना। अच्छा Al में, तो Al 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके बनेगा ट्रिपल प्लस, और N 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ट्रिपल माइनस, ये चीजें बन जाएंगी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन 14, बहुत ही साधारण क्वेश्चन था। कह रहा था कि इनमें कौन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कौन ग्रहण करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफरिंग होगा तो कैसी आयन बनेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 के 3 क्वेश्चन थे, करेक्ट हो गए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि CO2 रेखीय होता है और H2O B आकृति का होता है, और इनकी व्याख्या द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर कीजिए कि क्या कारण है कि CO2 कैसा होता है? आध्रुवी। कैसा होता है? आध्रुवी, जबकि H2O कैसा होता है? ध्रुवी। ठीक है, तो ये बात अपन को बतानी है। तो हम जानते हैं कि CO2 की ज्यामिति कैसी होती है? रेखीय होती है। क्यों? क्योंकि इस पर है sp संकरण और इस पर है sp3 संकरण, तो ये इसकी संरचना इस टाइप से होती है। अच्छा
अब देखो इसका अगर द्विध्रुव आघूर्ण होगा तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसी होगी, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, ये दिशा होगी इसकी, ये होगा μ1 और ये दिशा होगी इसकी μ2। चूंकि μ1 इज इक्वल टू है μ2, सो μ इज इक्वल टू कैसा होगा 0। अब μ इज इक्वल टू 0 होगा तो ये कैसा होगा नॉन पोलर, कैसा होगा नॉन पोलर, अर्थात आध्रुवी होगा, कैसा होगा आध्रुवी होगा। अच्छा H2O पर sp3 संकरण है, क्यों है, क्योंकि H2O के सेंट्रल एटम पर 4 जोड़े पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अर्थात 4 जोड़े इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर के रूप में है और 2 बॉन्ड पेयर के रूप में है। तो वेस्पर थ्योरी के अनुसार ये होना तो चाहती थी चतुष्फल की, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्थान घेरते हैं और रिपल्शन ज्यादा डालते हैं कंपेरेटिव टू बॉन्ड पेयर। तो देखो ये इसका बॉन्ड एंगल 104.5 हो जाता है और इसकी संरचना कुछ इस टाइप से आ जाती है। अब जब संरचना इस टाइप से आ जाती है तो देखो द्विध्रुव आघूर्ण कैसा होगा, धन से ऋण की ओर ऐसे, धन से ऋण की ओर ऐसे होगा। तो अब देखो इन दोनों का परिणामी कुछ ना कुछ तो आ जाएगा, तो μ इज नॉट इक्वल 0। अतः जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा वो कैसा होगा पोलर होगा, कैसा होगा पोलर अर्थात ध्रुवी होगा। यही कारण है कि, और ये आकृति क्या है बैंड शेप कहलाती है, ये बैंड शेप, इसको मुड़ी हुई आकृति भी कहती हैं, बी आकृति भी कहती हैं इसको, ठीक है। तो यही कारण है कि H2O ध्रुवी होता है और CO2 अध्रुवी होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, डाइपोल मूवमेंट क्या है, डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट क्या है, तो देखिए किसी भी द्विध्रुव के किसी एक आवेश एवं इनके बीच की दूरी कि गुणनफल को हम डाइपोल मूवमेंट कहते हैं, इसे म्यू से व्यक्त करते हैं, म्यू क्यू इंटू डी। यह एक दिशात्मक राशि है अर्थात सदिश राशि है और इसकी दिशा सदैव धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है ऐसे, ठीक है ना। और इसका बहुत डिटेल पढ़ना चाहते हो तो मैंने डाइपोल मूवमेंट की एक पर्सनल वीडियो बनाई है, केमिस्ट्री माइंड से सर्च कर लेना, और उसमें फिर दूसरी वीडियो बनाई है डाइपोल मूवमेंट के क्या एप्लीकेशन है क्या यूज है, उसको बहुत विस्तार से पढ़ सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तथा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या अंतर है। तो देखिए जरा, ये आपका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये आपका है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना। ये विद्युत ऋणात्मकता है, विद्युत ऋणात्मकता, और जी इलेक्ट्रॉन बंधुता, हिंदी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या अंतर है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड मीन साझे के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता है, ये क्या है क्षमता है। और ये क्या है, ये किसी उदासीन गैसी एटम के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा के उसे ऋण आवेशित करने से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा है,
उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा है। अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, ये ऊर्जा है, यही एक परमाणु की क्षमता है। अच्छा, ये और देखिए, चूंकि यह ऊर्जा है तो इसका एक मात्रक होता है, या तो वो जूल हो सकता है या फिर किलो कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ भी हो सकता है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई मात्रक नहीं होता है, बल्कि पाउलिंग ने एक पैमाना बनाया था, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इसकी विद्युत ऋणात्मकता बता दी थी उसने 1, 1.5, 2, 2.5 और 3, 3.5 और 4। हाईएस्ट विद्युत ऋणात्मकता 4 होती है, ठीक है ना। यह एक विलगित सिस्टम है, अर्थात विलगित में देखेंगे यह परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम है, तो ये इनकी डिफरेंस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये 17 क्वेश्चन आपके इधर से कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि CO2 रेखीय होता है और H2O V आकृति का होता है, और इनकी व्याख्या द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर कीजिए कि क्या कारण है कि CO2 कैसा होता है, आध्रुवी, कैसा होता है, आध्रुवी, जबकि H2O कैसा होता है, ध्रुवी, ठीक है। तो ये बात अपन को बतानी है। तो हम जानते हैं कि CO2 की ज्यामिति कैसी होती है, रेखीय होती है। क्यों? क्योंकि इस पर है sp संकरण और इस पर है sp3 संकरण, तो इसकी संरचना इस टाइप से होती है। अच्छा, अब देखो, इसका अगर द्विध्रुव आघूर्ण होगा तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसी होगी, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, ये दिशा होगी इसकी, ये होगा μ1, और ये दिशा होगी इसकी μ2। चूंकि μ1 = है μ2, सो μ = कैसा होगा, 0। अब μ = 0 होगा तो ये कैसा होगा, नॉन पोलर, कैसा होगा, नॉन पोलर, अर्थात आध्रुवी होगा, कैसा होगा, आध्रुवी होगा। अच्छा, H2O पर sp3 संकरण है, क्यों है, क्योंकि H2O के सेंट्रल एटम पर 4 जोड़े पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अर्थात 4 जोड़े इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर के रूप में है और 2 बॉन्ड पेयर के रूप में है। तो वेस्पर थ्योरी के अनुसार ये होना तो चाहती थी चतुष्फल की, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्थान घेरते हैं और रिपल्शन ज्यादा डालते हैं कंपेरेटिव टू बॉन्ड पेयर। तो देखो, ये इसका बॉन्ड एंगल 104.5 हो जाता है और इसकी संरचना कुछ इस टाइप से आ जाती है। अब जब संरचना इस टाइप से आ जाती है तो देखो, द्विध्रुव आघूर्ण कैसा होगा, धन से ऋण की ओर ऐसे, धन से ऋण की ओर ऐसे होगा। तो अब देखो, इन दोनों का परिणामी कुछ ना कुछ तो आ जाएगा, तो μ ≠ 0। अतः जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा वो कैसा होगा, पोलर होगा, कैसा होगा, पोलर, अर्थात ध्रुवी होगा। यही कारण है कि, और ये आकृति क्या है, बैंड शेप कहलाती है, ये बैंड शेप, इसको मुड़ी हुई आकृति भी कहती हैं, बी आकृति भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो यही कारण है कि H2O ध्रुवी होता है और CO2 अध्रुवी होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, डाइपोल मूवमेंट क्या है, डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट क्या है, तो देखिए, किसी भी द्विध्रुव के किसी एक आवेश एवं इनके बीच की दूरी कि गुणनफल को हम डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। इसे म्यू से व्यक्त करते हैं, μ/q × d। यह एक दिशात्मक राशि है, अर्थात सदिश राशि है, और इसकी दिशा सदैव धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है, ऐसे, ठीक है ना। और इसका बहुत डिटेल पढ़ना चाहते हो तो मैंने डाइपोल मूवमेंट की एक पर्सनल वीडियो बनाई है, केमिस्ट्री माइंड से सर्च कर लेना, और उसमें फिर दूसरी वीडियो बनाई है डाइपोल मूवमेंट के क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है, उसको बहुत विस्तार से पढ़ सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
तथा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या अंतर है। तो देखिए जरा, ये आपका है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये आपका है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना। ये विद्युत ऋणात्मकता है, विद्युत ऋणात्मकता, और ये इलेक्ट्रॉन बंधुता, हिंदी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या अंतर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड मीन्स साझे के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता है। ये क्या है, क्षमता है। और ये क्या है, ये किसी उदासीन गैसी एटम के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा के उसे ऋण आवेशित करने से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा है। उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा है। अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, ये ऊर्जा है, वह यही एक परमाणु की क्षमता है। अच्छा, ये और देखिए, चूंकि यह ऊर्जा है तो इसका एक मात्रक होता है, या तो वो जूल हो सकता है या फिर किलो कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ भी हो सकता है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई मात्रक नहीं होता है, बल्कि पाउलिंग ने एक पैमाना बनाया था, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इसकी विद्युत ऋणात्मकता बता दी थी उसने 1.5, 2, 2.5 और 3, 3.5 और 4। हाईएस्ट विद्युत ऋणात्मकता 4 होती है, ठीक है ना। यह एक विलगित सिस्टम है, अर्थात विलगित में देखेंगे यह परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम है, तो ये इनके डिफरेंस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये 17 क्वेश्चन आपके इधर से कंप्लीट हो गए। अब तो अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन कहता है पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, उदाहरण से समझाओ। पोलर का मतलब होता है ध्रुवी और नॉन पोलर का अर्थ होता है अध्रुवी। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब सहसंयोजी बंध। तो आप लिखें ध्रुवी सहसंयोजी बंध। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर शून्य नहीं होता है तो ऐसे परमाणुओं के मध्य बने हुए बंध को ध्रुवी सहसंयोजी बंध कहते हैं, क्योंकि इन परमाणुओं में जब बंध बनता है तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म अधिकरण विद्युतीय परमाणु की ओर खिसक जाता है, जिससे कि अधिकरण विद्युतीय परमाणु पर थोड़ा सा ऋणावेश जबकि दूसरे परमाणु पर थोड़ा सा धनावेश आ जाता है, अर्थात बॉन्ड में पोलरिटी ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाती है। जैसे H सिंगल बॉन्ड F, तो ये इसमें पार्शियल ऋणावेश आ गया होगा, इसमें पार्शियल धनावेश आ गया होगा, ये ध्रुवीय सहसंयोजी बंध है। अध्रुवीय सहसंयोजी बंध जब दो ऐसे परमाणु के मध्य सहसंयोजी बंध बनता है जिनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर ना हो, अर्थात विद्युत ऋणात्मकता का अंतर शून्य हो, तो इस बंध को हम क्या कहते हैं, अध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं। इस बंध का जो साझे का इलेक्ट्रॉन्स होता है वह बीचों बीच रहता है, जैसे Cl सिंगल बॉन्ड Cl,
ये तुम्हारा क्या है, आध्रुवीय सहसंयोजी बंध है, और ये तुम्हारा ध्रुवीय सहसंयोजी बंध है। ये उदाहरण है। कई बार हमें ये मिलता है कि बंध तो हमारा ध्रुवीय है, बंध तो हमारा कैसा है, ध्रुवीय है, लेकिन अणु अध्रुवीय हो जाता है। जैसे ये BeF2, BeF2 में ये बंध कैसा है, ध्रुवीय है। बंध कैसा है, ध्रुवीय। ये भी बंध कैसा है, ध्रुवीय है, लेकिन परिणामी जो इसका द्विध्रुव आघूर्ण म्यू परिणामी क्या है, 0 है। इसलिए ये मॉलिक्यूल्स हमारा पूरा कैसा है, अध्रुवीय है, लेकिन ये बंध दोनों ध्रुवीय हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये दिशा पर डिपेंड करता है, कैसी धन से ऋण की ओर, तो ये μ1 होगा और ये μ2 होगा, दोनों बराबर है, इसलिए परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 है। इसलिए हम कह सकते हैं BeF2 अणु तो अध्रुवीय है, लेकिन इसमें बने हुए दोनों VE बॉन्ड F ध्रुवीय होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है आपसे कि LiF K2O N2O SO2 ClF3 को आयनिक गुण के क्रम में लिखो। क्रम में का मतलब या तो घटती क्रम में लिखो या बढ़ती क्रम में लिखो। तो आपको ये याद होना चाहिए, अभी मैंने ये सारणी बताई थी आपकी पॉलिंग की, कि लिथियम के बाद बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन। पाउलिंग के अनुसार जो इनकी विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो होती है 1 के बाद 1.5, 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरान इधर भूल गए अपन, तो बोरान के बाद आ जाएगा 2 के बाद है कार्बन की आ जाएगी 2.5, नाइट्रोजन की होती है 3, इसकी 3.5 और इसकी 4। अब इनकी जितनी नीचे एलिमेंट्स आएंगी उनकी विद्युत ऋणात्मकता इनसे घटती ही जाएगी। जैसे सोडियम की 1 से कम होगी, इसकी मैग्नीशियम की इससे कम होगी, एल्यूमिनियम की इससे कम होगी, सिलिकॉन की 2.5 से कम होगी, फास्फोरस की 3 से कम होगी और सल्फर की 3.5 से कम होगी, और इधर क्लोरीन की 4 से कुछ कम होगी। ठीक है ना। तो अब आप देखिए ना, अगर इधर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर देखें, विद्युत ऋणात्मकता के अंतर को कहते हैं हम डेल्टा। तो डेल्टा का मान इधर कितना है, 3। इसमें अगर देखें K और O में, तो K की विद्युत ऋणात्मकता तो 1 से बहुत कम है, लेकिन O की कितनी है, O की तुम्हारी 3.5 है, तो ये करीब तुम्हारा 3 के 2.75 के आसपास आ जाएगा। ये देखो, इसमें विद्युत ऋणात्मकता का मान 0 है। SO2 में देखें तो S की विद्युत ऋणात्मकता कितनी होगी, 3 की समथिंग होगी, इसकी इतनी है। ठीक है ना। तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता में कुछ अंतर, कितना विद्युत ऋणात्मकता में अंतर आ जाएगा, लगभग तुम्हारा समथिंग 1 के बराबर आ जाएगा, 1 से थोड़ा बहुत कम होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब ये F और Cl आया, तो F और Cl की विद्युत ऋणात्मकता में क्या होगा, इज ग्रेटर देन 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो अब हम जानते हैं आयनिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा उसका आयनिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। सो हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा आयनिक गुण किसका होगा, LiF का, फिर किसका होगा, K2O का, फिर किसका होगा, फिर लगभग होगा ClF3 का, किसका, फिर किसका होगा, फिर होगा तुम्हारा SO2 का, सबसे घटिया आयनिक गुण होगा तुम्हारा N2 का। तो हम लिख सकते हैं आयनिक गुण का ये डिक्रीजिंग क्रम है, घटता क्रम है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल की त्रुटिपूर्ण संरचना ये है, ये मतलब गलत संरचना है, तो इसकी सही संरचना क्या होगी।
तो सही संरचना आप लुईस डॉट संरचना बना देते हैं। ये C है, C से डबल बॉन्ड से O है, ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये सिंगल बॉन्ड O है, ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये H है, ये सिंगल बॉन्ड C है, ये सिंगल बॉन्ड H है, ये सिंगल बॉन्ड H है, ये सिंगल बॉन्ड H है। तो ये तुम्हारी सही संरचना है। ये तो गलत है क्योंकि हाइड्रोजन तो 2 बंध कभी बना ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये सही संरचना है। इस प्रकार से आपके एनसीईआरटी पैटर्न के 20 क्वेश्चन आपके फिनिश हो गए हैं। टोटल 40 क्वेश्चन हैं। अब मैं अगले वीडियो में आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अगर आपका कोई विशेष कमेंट्स आता है तो उस क्वेश्चन को बताऊंगा, नहीं तो मैं इसकी चुनिंदा 8 से 10 क्वेश्चन बता करके इस एक्सरसाइज को फिनिश करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।